संतुलन के रूप में समावेशिता, ये क्या था? क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता क्या था? क्षेत्रीय संतुलन के रूप में हाँ बताइए। चलिए, और कुछ इससे भी बढ़िया हम बता सकते हैं और डिटेल में। बहुत अच्छे बाबू, अच्छा प्रयास किया। और कुछ बाबू आप नहीं बताते हैं, बताएं क्या है संतुलन के आधार पर समावेशिता? तो मैम और कुछ भाषा या आर्थिक स्थिति को बढ़ावा भी दिया जाता है। ओके, और कुछ कोई पॉइंट बच रहा है? मैम जहाँ कोई जैसे मैम अनाज कोई ले ले, कहीं कम उत्पादन हो रहा है, कहीं अधिक उत्पादन हो रहा है, तो जहाँ अधिक उत्पादन हो रहा है वहाँ से उसको मैम पलाई करके वहाँ पे पहुँचाना। ओके, और भी बहुत बढ़िया, आदि संतुलन। सभी का बात सही है। और भी कुछ जोड़ सकते हैं? अभी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं? आप मैम आए नहीं तो मैम मुझे लगा अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं क्या हुआ? क्लास या संस्थाएं कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं। काहे मैं कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्थाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा कोष। बताएं IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945। 1945। किस लिए? इसका मैम जो मतलब मैम जो विकासशील देश है, उनको सहायता देने के लिए अपने विकास लोन देने के लिए फंड देता है। ऋण लोन देने देता है, ऋण ऋण देता है। मैम उनको सहायता नहीं, देता है सहायता ताकि वो देता है, अपना फंड विकास देता कर हाँ, सके। क्या देते बेटे? फंड देता है। फंड फंड अलग है, ऋण अलग है, सहायता अलग है। कितने उत्तर आ गए? मैम सहायता देता है। मैम ऋण भी प्रदान करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हम उधार भी ले हाँ, लेते सही है, तीनों बातें सही है। ऋण भी देता है, सहायता भी करता है, फंड भी देता है। हैं। जी मैम इसमें संगठन भी है, इसके बाद इसमें 2-3 और संगठन। IMF किस काम के लिए ऋण देता है? मैम ये क्वेश्चन आया है। मैम देशों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। अच्छा, ये आपने कहाँ पढ़ा? अर्थव्यवस्था मैं ऐसे नहीं। पूछ रही हूँ, आपने कहाँ पढ़ा? आपने पढ़ा या आपने मतलब कॉमन सेंस से पढ़ा? मैम कौन सी वही बात नहीं हो सकता बेटे, है। तब गलत हो गया, क्योंकि ये काम WTO का जो आप बता रहे हैं ना, हाँ, ये नहीं सॉरी वर्ल्ड बैंक का है, WTO का नहीं, वर्ल्ड बैंक का है। ये काम IMF का नहीं है। IMF मैम जैसे कि उस क्षेत्र में देते हैं जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन देशों को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य के, शिक्षा के। नहीं बेटे, वही आप भी बता रहे हो, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। IMF किसी और चीज के लिए पैसा देता है। अगर किसी को पता है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं तो बताने वाली हूँ आज। विश्व बैंक IMF बताएं। मैम मुद्रा से कोई विचार कर सकते हैं, मस्तिष्क को खर्चा करने के लिए ईश्वर ने दिया है, उसको बचा के नहीं रखा। धरती से जाने से पहले जितना चाहे उतना यूज कर लीजिए, जी भर के यूज कर लीजिए, जितना यूज करेंगे उतना ही बढ़ेगा। मैम मुद्रा के तो हाँ, कोई चाहे। ये मैम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये मतलब एक तरीके से हर देश का जो मुद्रा जो मतलब अपना चलन में लाते हैं उसको भी निर्धारित करता है कि हाँ कौन कितना मुद्रा अपना हाँ, प्रवाह मूल्य कर निर्धारित सकता है। करता है कि कौन से मुद्रा का वैल्यू क्या होगा। हाँ ये करता है। ये करता है, सही है। और कुछ ये व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए उधार देता है। ये पैसा तब देगा जब आपका व्यापार घाटा और संतुलित रहेगा और आप कहेंगे कि मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है और राइट संतुलित मैम, है। हाँ अब याद आया तब मैम। उसको जैसे मैम 2 दिन का पैसा बचा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, तब उधार लिया गया था। हाँ, अब याद आया। 1991 यानी ये व्यापार घाटे को मेंटेन करने के लिए क्या पैसा देता है, ये विकास करने के लिए पैसा नहीं देता। विकास करने के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, IMF पैसा किस लिए देता है? वर्ल्ड विकास, वर्ल्ड एक मैम वर्ल्ड विकास डेवलपमेंट बैंक करके है, वो भी नहीं,
वर्ल्ड बैंक जो है आपका विश्व बैंक, ये विकास के लिए देता है, आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट के लिए देता है। जो विकासशील देश होते हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, कम मतलब जो है ब्याज पे पैसा देता है, और विकसित कंट्री को अधिक ब्याज पे पैसा देता है। ठीक है, तो हेडिंग कीजिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इतना खर्च करने के बाद में वही एक पॉइंट यानी इतना खर्च करने के बाद भी एक पॉइंट इसीलिए जो कहती हूँ कि पढ़ा हुआ जो चीज़ है उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना बेटे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी जैसे इस बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मोस्टली अगले साल गायब हो जाएंगे, जबकि उन्हें लगेगा कि नहीं होंगे कि हमने तो पिछले साल सब कुछ पढ़ लिया। ये मतलब ज्ञान में और किताबें ऐसी चीज़ है ना जिनको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा, उतनी बार आपका पुराना रिकॉल हो जाएगा। तो कम से कम जैसे कोई सब्जेक्ट आसान है जैसे हिंदी वगैरह है, और या ऐसे सब्जेक्ट जो आसान है जो आपको याद रहेंगे, उसको छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या अन्य सब्जेक्ट उसका रिविजन जरूर करें। तो आपने लिखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना वर्ष 1944 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन ब्रेटन वुड्स है। वाह, वुड्स सम्मेलन। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से सम्मेलन के बाद IMF का स्थापना हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद IMF की स्थापना हुआ है 1944 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स स्थान पर हुआ था। न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ब्रैकेट में IBRD एवं विकास बैंक IBRD ब्रैकेट 1
के गठन की भी कल्पना की गई थी। के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। ये क्वेश्चन आया है, विश्व बैंक समूह की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? IBRD। IBRD विश्व बैंक समूह की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है या महत्वपूर्ण संस्था है। IBRD विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा IBRD यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक जी IMF तथा IBRD ब्रैकेट में विश्व बैंक, IBRD को ही आगे चल के विश्व बैंक कहा गया। ये भी क्वेश्चन आया है। IBRD को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा ब्रैकेट को। प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा को प्रायः हाईलाइट कर लीजिएगा, संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स जुड़वा, ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहते हैं या ब्रेटन वुड्स जुड़वा किसे कहते हैं? तो IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार मतलब निर्णय के अनुसार, निर्णयानुसार IMF की औपचारिक स्थापना, IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, 27 औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ये सकता है। और ये जब पूछेगा ठीक कब ये हुआ था स्थापना? 27 दिसंबर 1945। औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। वाशिंगटन शहर में हुई थी। वाशिंगटन शहर में हुई थी। लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो कब रहा है? 1944 में। और इसी सम्मेलन के तहत निर्णय लिया गया कि 2 संगठन बनाए जाएंगे, एक बनेगा IMF, दूसरा बनेगा IBRD। IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है और इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। ये जो सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और जो
ऐसा निर्णय हुआ कि बनेगा, लेकिन औपचारिक रूप से बना और ये काम करना कब शुरू किया? औपचारिक रूप से 27 औपचारिक रूप दिसंबर से 1945 दिसंबर 1945 से काम करना शुरू किया, लेकिन वास्तविक रूप से ये कब आया? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 से इसमें काम करना शुरू किया। तो इतने सारे फैक्ट यहाँ से बन चुके हैं। पहली बात कि कौन से सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई? ब्रिटेन वुड्स। कहाँ हुआ था सम्मेलन? न्यू हैम्पशायर। कब हुआ था सम्मेलन? 1944। किस नाम से जाना जाता है ये दोनों को जुड़वा? कौन कौन से संगठन थे? IMF और IBRD। इसके अलावा ये वास्तविक रूप से है कहाँ पे? वाशिंगटन में। दोनों संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों कहाँ है? वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका का क्या है? राजधानी है। और इसने काम बनाते ही 44 में है, काम शुरू किया है 45 में, लेकिन वास्तविक रूप से इसने कब काम किया? 1947 में। इतने सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यानी कि IMF के वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं या सदस्य हैं। 190 सदस्य हैं। सदस्य का मतलब देश। सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया अंडोरा। अंडोरा देश है? हाँ, ये देश है। अंडोरा IMF का सदस्य बनने वाला सबसे नया। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया ब्रैकेट में 190वां देश है। 190वां देश है ये अंडोरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190 सबसे नया देश है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। हाँ, क्रिस्टालिना व्यक्ति का नाम है? नहीं, अस्थान। जॉर्जिवा महिला का नाम है? हाँ, मतलब वही मैम, व्यक्ति पर्सन। हाँ, जॉर्जिवा। मतलब कहने का मतलब ये अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके पहले वर्तमान में IMF की प्रबंधक निदेशक हैं। IMF की प्रबंधक निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट थे। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट थे। कैमिल गट्ट थे। ये प्रथम है और ये वर्तमान की है। ठीक है, और जो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, इन्होंने ये जगह किसका लिया है? क्रिस्टीन लगार्ड की जगह ली है। इसके पहले जो थी उनका नाम भी देखिए, सब एक जैसी ही है, क्रिस्टीन लगार्ड। ये थी, इनकी जगह ली है इन्होंने। कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप लोग, नहीं लिखे तो ठीक है, ठीक ना। क्रिस्टीन लगार्ड की जगह क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने लिया है और ये वर्तमान की निदेशक। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियां। हेडिंग कीजिएगा, IMF की जिम्मेदारियां। IMF की जिम्मेदारियां। IMF की जिम्मेदारियां, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। IMF का पहला काम है
अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी कूट में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए, सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए, और सभी सदस्य देश मतलब 190 सदस्य देश, सभी सदस्य देशों के लिए आर्थिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको पता भी है, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर को स्थिरता, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्य देशों की मुद्रा स्थिरता दर को बढ़ावा देना। ये बात समझ में आ रहा है? सदस्य देशों की मुद्रा स्थिरता दर को बढ़ावा देना, क्या मतलब है इसका? आपने अभी बताया देखा। जी मैम, कि मतलब मुद्रा का परिचालन अपनी अर्थव्यवस्था में उतना ही करेंगे जितना मतलब निर्धारित करेंगे। हाँ, मतलब कि जैसे वर्तमान में रुपए का जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, कोशिश कीजिए कि वो बना रहे, स्थिरता बनी रहे। जब उतार चढ़ाव आता है तो आप सभी को पता मुद्रास्फीति, अवस्फीति जैसी संस्थाएं आती, मतलब समस्या आती, मुद्रास्फीति आ सकता है, अस्फीति आ सकता है, संस्फीति आ सकता है, विस्फीति, बहुत सारी कंडीशन आप देख चुके हैं। तो अगर नहीं स्थिर रहेगा तो समस्या उत्पन्न होगा, और जब भी मुद्रा की उतार चढ़ाव आएगी वैल्यू में तो उससे व्यापार संतुलन प्रभावित हो जाएगा, और व्यापार को संतुलित करना भी IMF का ही काम है। तो आपने लिखा तीसरा पॉइंट, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आ चुका है, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय सहायता प्रदान करना, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के समय सहायता प्रदान करना, भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना। क्या पॉइंट लिखा है आपने? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना। जैसे आप जानते हैं ना कि जो व्यापार में जब कोई असंतुलन आता है तो वो असंतुलन ना आए, और भुगतान का आपके पास बहुत सारे तरीके हो, बहुत सारे पक्ष हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सबका भी ध्यान कौन देता है? IMF ही देता है। नेक्स्ट, धन शोधन, धन शोधन को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जी मैम, मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं क्या है? इसमें मैम जैसे अवैध, इसमें भी मैम अवैध धन को ही कहीं और लगा के फिर पुनः प्राप्त किया जाता है वैध तरीके से। ओके, ये जो हवाला होता है ना, मतलब अवैध तरीके से पैसे को देश से बाहर ले जा करके पैसे को ब्लैक से वाइट करने का जो प्रोसेस है, इसी में आता है मनी लॉन्ड्रिंग।
तो इसमें नोट कीजिएगा। ये ऐसी तकनीक है जिससे धन शोधन, ऐसे अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश में मनी लॉन्ड्रिंग कर लीजिएगा। धन शोधन हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है मनी लॉन्ड्रिंग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। हम क्या चीज़ होती है? धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन का मतलब शोधन करके आप क्या करते हैं, उसमें से अच्छी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, यानी काले धन को अच्छे धन में कन्वर्ट कर लेता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहिए या धन शोधन कहिए। धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु, धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन, जो आतंकवादियों को लोग फंड देते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश हैं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उसको भी रोकने का काम कौन करता है, IMF ही करता है। और इसी के ही सपोर्ट से ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और क्या क्या ब्राउन लिस्ट, व्हाइट लिस्ट जो भी है उसमें डाला जाता है देशों को। वही आप लिख रहे हैं, धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग देना, सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग देना। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना। विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना। तो इतने सारे काम हैं IMF के, केवल ये नहीं कि वो व्यापार में घाटे को लेकर के भुगतान संतुलन के लिए ही पैसे देता है, वो कई सारे काम करता है। जितने देश की मुद्राएं हैं उनके विनिमय दर को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पैसे को लोग ब्लैक एंड व्हाइट करते रहते हैं उसको रोकता है। साथ ही जो आतंकवाद को फंडिंग की जाती है उसमें भी ये रोकने का प्रयास करता है। व्यापार में बहुपक्षीय मतलब लोगों को एक तरह से कहिए कि सोर्सेस मिले वो भी प्रयास करता है। व्यापार अच्छे से चले वो भी प्रयास करता है। गरीबी दूर हो उसमें भी इसका योगदान है। तो ये बहुत सारा काम करता है। तो अगर कूट में आए तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, अब इसका दिया हुआ है कि कौन कौन होते हैं इसके गवर्नर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना जानना चाहेंगे कि कैसे बना है ये। इम्पोर्टेंट बेटे देखिए, इसमें तो मैंने तो वही सारी चीजें अपने सिलेबस में रखी है जो IS के सारे सिलेबस के ही हैं। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बने हैं आप लोगों से, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ टॉपिक ओवर होने के बाद कि देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और फिर आगे भी यहीं से बनेंगे। तो निश्चित ही जो बने वो दोबारा तो बार बार पूछे नहीं जाएंगे। फिर अगली बार वो संरचना भी पूछ सकते हैं सदस्यों की। IMF की संरचना बता दीजिए, स्थापना उन्होंने पूछ ही लिया, काम पूछ ही लिया है। हो सकता है अगली बार ये पूछ लें कि संरचना क्या है, कौन कौन से उसके द्वारा बनता है। तो जो क्वेश्चन बने हैं अगर उस आधार पर लिखाएंगे तो अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो करवा दें। चलिए नोट कर लीजिएगा, हेडिंग कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, गवर्नर मंडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। हाईलाइट कीजिएगा, गवर्नर मंडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, गवर्नर मंडल IMF की, शॉर्ट में लिख लीजिए, IMF की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, सर्वोच्च निर्णायक संस्था है जिसमें इसके सभी सदस्य और इस समय कितने हैं 190, यानी कि इसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। सभी सदस्य जिसमें इसके सभी 190 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, 190 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कोष के गवर्नर मंडल में यानी IMF में कोष के
गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश कोष के गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है। जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा उसके केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। जैसे अगर बात करें तो भारत देश का सदस्य देश है, तो वर्तमान में भारत का कौन सा व्यक्ति हो सकता है इसका गवर्नर? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और या तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। जिसको भी सरकार नियुक्त करेगी वो IMF के गवर्नर मंडल का गवर्नर होगा, यानी कि एक मेंबर होगा। क्योंकि आपने पढ़ा कि IMF के गवर्नर मंडल में जितने भी देश होंगे उन सभी देशों से नियुक्त गवर्नर शामिल होते हैं, और वो केवल दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री होगा या फिर वो केंद्रीय बैंक का गवर्नर होगा। तो कन्फर्म है? आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक देश द्वारा कोष के गवर्नर मंडल में एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। यानी अगर किन्हीं कारणों से ये दोनों लोग नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो वैकल्पिक जो होगा वो भी क्या करेगा, काम देख सकता है। जैसे आप यहाँ अगर प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो कौन काम देखता है? उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखता है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो। सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब चीफ जस्टिस होंगे वो देखेंगे। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से चीफ जस्टिस भी नहीं है तब जो सीनियर पोस्ट होता है वरिष्ठतम जज वो देखेगा। ऐसे हर जगह ऑप्शन रखा जाता है कि किन्हीं कारणों से अगर ये नहीं है तो फिर कोई और भी वहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे यार सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। IMF और विश्व बैंक समूह के गवर्नर मंडल, IMF और विश्व बैंक के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हेतु हाईलाइट कर लीजिएगा, करने हेतु वर्ष में एक बार मिलते हैं। वहीं IMF के गवर्नर मंडल को सलाह प्रदान करने हेतु गठित, हाईलाइट कर लीजिएगा, गठित 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्त समिति, 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति ब्रैकेट में IMFC फिर से रिपीट कर रही हूँ। 24 सदस्यीय
डेटेड 1 की बैठकों का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। हाईलाइट कर लीजिएगा कि बैठकों का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन आए कि IMF की जो 24 सदस्यीय समिति है इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 2 बार होती है। और ये भी पूछ सकता है कि IMF में कितने सदस्य होते हैं, जो वित्तीय समिति है उसमें, या IMFC में कितने सदस्य होते हैं, तो 24, और इनकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो संयुक्त बैठक है ये वर्ष में 1 बार होता है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे। पहली बैठक बसंत बैठक के नाम से जानी जाती है। पहली बैठक बसंत बैठक के नाम से जानी जाती है, जो प्राय अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है। पहली बैठक बसंत बैठक के नाम से जानी जाती है। बसंत बैठक के नाम से जानी जाती है, जो प्राय अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है। अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है। जबकि दूसरी बैठक वार्षिक बैठक के नाम से जानी जाती है। जबकि दूसरी बैठक वार्षिक बैठक के नाम से जानी जाती है। वार्षिक बैठक के नाम से जानी जाती है। जो प्राय प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित की जाती है। जो प्राय प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित की जाती है। जो प्राय सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, IMF के गवर्नर मंडल ने अपनी शक्तियों को या अपनी अधिकांश शक्तियों को कार्यकारी मंडल के पक्ष में प्रत्यायोजित कर दिया है। हाँ, प्रत्यायोजित, जिसका इंग्लिश होता है डेलीगेट, प्रत्यायोजित कर दिया है। लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने, ये बहुत चर्चाओं में रहता है IMF में कोटा बढ़ाने को लेकर के। सदस्य देशों के कोटा बढ़ाने, विशेष आहरण अधिकार, ब्रैकेट में SDR, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं SDR, फुल फॉर्म क्या है इसका? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। विशेष आहरण अधिकार, ब्रैकेट में SDR डेटेड 1, आवंटन, SDR आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों की अनिवार्य वापसी तथा समझौते के अनुच्छेदों एवं उपविधि तथा समझौतों के अनुच्छेदों एवं उपविधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाय लॉ, उपविधि में संशोधन करने के अधिकार अभी भी गवर्नर मंडल के पास है। संशोधन करने का अधिकार
अभी भी गवर्नर मंडल के पास है। बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा IMF ने अधिकांश शक्तियाँ किसको दे दी हैं? गवर्नर मंडल को ज़्यादा। नहीं, अधिकांश शक्तियाँ किसको दी हैं? अभी लिखा आप लोगों ने। SDR में विशेष अधिकार, लेकिन सदस्य देशों कार्यकारी मंडल। हाँ, तो इस मैं बात कार्यकारी मंडल में कौन रहेंगे? जो 190 देश के वो हैं। नहीं, जो 24 सदस्यों की समितियाँ, वो मैं वहाँ से। बात समझ में? अधिकांश शक्तियाँ कार्यकारी मंडल को दिया गया है, जो ज़्यादातर काम को संपादित करता है। लेकिन अगर IMF के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना है, जिस आधार पर वो बना है, जैसे संविधान का मूलभूत ढांचा करने के लिए आपको मतलब ऐसा कीजिए कि मूलभूत ढांचा प्रभावित ना हो, और अगर वो कोई कर सकता तो न्यायाधीश ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता, सरकार नहीं कर सकता। वैसे इसका जो बना हुआ मूलभूत आधार है, जैसे SDR के बारे में कोई निर्णय, इसके अलावा सदस्य देशों का जो उसमें वोटिंग राइट्स है, जो उनका योगदान है, उसमें कम ज़्यादा करने पर अभी भी देखिए खास करके ये जो विकासशील देश है, क्योंकि जब IMF बना था उस समय जो लोगों ने अपना योगदान दिया था, वो जो विकासशील देश थे और जो अल्पविकसित देश थे वो काफ़ी पीछे रह गए थे। सबसे ज़्यादा इसमें अमेरिका का है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अमेरिका का इसमें बहुत ज़्यादा दबदबा भी रहता है। अब जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, अफ्रीका, मतलब जो आपका अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, ये हालांकि अच्छी स्थिति में है, ब्राज़ील हो गया, ये सब लोग विरोध करते इस बात का कि जब जनसंख्या में और आर्थिक स्थिति में हम सभी लोग अब मजबूत हो चुके हैं, तो क्यों 1944 की घटना को लेकर अभी तक आप लोग चल रहे हैं? इसमें परिवर्तन होना चाहिए। जो वोटिंग राइट्स है अब वो अन्य देशों को भी दिया जाना चाहिए, अमेरिका से लेकर के और देशों को दे देना चाहिए, और उसको कम कर देना चाहिए। तो इसको लेकर अक्सर चलता रहता विवाद। अगर क्वेश्चन आ जाए कि IMF में वोटिंग राइट्स को फिर से बदलने का अधिकार किसे है, तो गवर्नर मंडल को। और गवर्नर मंडल में कौन शामिल होगा? प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर शामिल होगा, और वो गवर्नर वित्त मंत्री या RBI का गवर्नर हो सकता है। कितना डीप नॉलेज मिला ना? अब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि SDR के आवंटन में से संबंधित, सदस्यों के वोटिंग राइट से संबंधित, या अन्य जो भी मैंने आपको 3-4 पॉइंट दिखाए हैं, इसमें कौन संशोधन कर सकता है, या चूंकि अक्सर एक क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में जो है विकासशील और अल्पविकसित देशों ने IMF में वोटिंग राइट को लेकर के दावा किया है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो आप क्या लिखेंगे? IMF के गवर्नर मंडल के पास। या ये आ जाए कि इसको मतलब संशोधित करने का अधिकार गवर्नर मंडल का है। गवर्नर मंडल के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन में दे देगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत और चीन के सदस्य देश, और फिर ये दे देगा कि हर सदस्य का एक गवर्नर जो सदस्य देश द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन अब बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बाकी चीजें पूछी जा सकती है, तो आगे ये सब भी पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने लिखी है, ये आप लोगों को रिविजन करते रहना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, IMF का कार्यकारी मंडल इसके दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। IMF का कार्यकारी मंडल इसके प्रतिदिन के कार्यों का या दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। कार्यकारी मंडल में कुल 24 कार्यकारी सदस्य होते हैं। कार्यकारी मंडल में कुल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मंडल में कुल 24 निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। 24 निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मंडल के सभी 190 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। कार्यकारी मंडल में सभी 190 देशों का
प्रतिनिधित्व होता है 190 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके लिए सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है। इसके लिए सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है। इसके लिए सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा प्रत्येक समूह से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा प्रत्येक समूह से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक समूह से एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट आपने लिखा है कि आईएमएफ में टोटल 190 सदस्य देश हैं और 190 सदस्य देशों से एक एक गवर्नर आते हैं जिनसे मिलकर बनता आईएमएफ का गवर्नर मंडल। लेकिन कार्यकारी परिषद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अधिकांश शक्तियां आईएमएफ की कार्यकारी परिषद के पास है। कार्यकारी परिषद में 24 सदस्य होते हैं और वो 24 सदस्य कहाँ से आते हैं? 190 सदस्य जो देश हैं इनको 24 समूहों में बांट दिया जाता है और फिर उन समूहों से एक एक जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है और यही यानी कि इनडायरेक्ट वे में 190 सदस्य देशों के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, लेकिन वो उनके एक प्रतिनिधि होते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? थोड़ा आप लोगों को बहुत अच्छा बहुत अच्छे से एकदम क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर डेली का कामकाज दिन प्रतिदिन का कामकाज देखना है तो ये 24 कार्यकारी सदस्य देखेंगे जो इनडायरेक्ट वे में 190 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन आईएमएफ के मूलभूत ढांचे में अगर परिवर्तन करना है तो फिर सभी देशों के गवर्नर मंडल निर्णय लेंगे, गवर्नर मंडल के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखा था कि जैसे 24 समूह है तो एक समूह कितने देश का? नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय या आईएमएफ के गवर्नर मंडल को 2 मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह। आईएमएफ के गवर्नर मंडल को 2 मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है। आईएमएफ के गवर्नर मंडल को 2 मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है। पहला, आईएमएफ एवं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति। वो समितियां कौन है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय एवं वित्तीय समिति। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति। दूसरा है विकास समिति। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति। दूसरा है आईएमएफसी, इसी को कहते हैं ना? इसी को कहते हैं आईएमएफसी। दूसरा क्या है? विकास समिति। विकास समिति। तो ये 2 समितियां हैं जो मदद करती हैं किसका? जो गवर्नर मंडल है आईएमएफ की। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो आईएफसी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो विकास समितियां हैं इनका गठन 1974 में किया गया था और इसमें 25 सदस्य हैं। क्या लिखवाएं? बताएं। पॉइंट है, लिख लीजिए पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ की विकास समिति का गठन अक्टूबर 1974 में किया गया। आईएमएफ के विकास समिति का गठन अक्टूबर 1974 में किया गया। इसमें 25 सदस्य हैं। इसमें कुल 25 सदस्य हैं। समिति का
का गठन अक्टूबर 1974 में किया गया। इसमें 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य देश में 25 सदस्य हैं, इसका मतलब वो 25 देशों का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। जी 25 सदस्य हैं। अब नेक्स्ट स्टडी कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता। अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं IMF की तो कैसे मिलेगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, IMF की सदस्यता कोई भी संप्रभु राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। IMF की सदस्यता कोई भी संप्रभु राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। संप्रभु राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब समझते हैं? जी मैम। क्या होता है? मैम ऐसा राष्ट्र जो स्वयं अपना निर्णय ले सके बिना किसी बाहरी ताकत या दबाव के अलावा स्वयं बिल्कुल बिना किसी, यानी कि कोई भी राष्ट्र बिना किसी बाह्य दबाव के अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। उस पर किसी बाहरी राष्ट्र का, बाहरी व्यक्ति का या संगठन का कोई दबाव ना हो, वो अपने आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। अगर ऐसा कोई राष्ट्र एग्जिट करता है तो वो IMF का सदस्य होने के लिए सक्षम है या अहल है, ठीक है, कर सकता है। इसके लिए उस राष्ट्र को IMF के कार्यकारी मंडल के समक्ष, इसके लिए उस राष्ट्र को IMF के कार्यकारी, इसके लिए उस राष्ट्र को IMF के कार्यकारी मंडल के समक्ष आवेदन करना होगा। मंडल के समक्ष आवेदन करना होता है या करना होगा। कार्यकारी मंडल गहन जांच के बाद उस राष्ट्र को, कार्यकारी मंडल गहन जांच के बाद उस राष्ट्र को, उस राष्ट्र को कोष का सदस्य बनाए जाने, कोष का सदस्य बनाए जाने तथा उसके कोटे एवं मताधिकार के निर्धारण के संबंध में बनाए जाने तथा उसके कोटे, हाँ, एवं मताधिकार के निर्धारण के संबंध में, उसके कोटे तथा मताधिकार निर्धारण के संबंध में गवर्नर मंडल को प्रस्ताव देता है। मताधिकार के निर्धारण के संबंध में गवर्नर मंडल को प्रस्ताव देता है। गवर्नर मंडल उस राष्ट्र की सदस्यता के संदर्भ में, गवर्नर मंडल उस राष्ट्र के सदस्यता के संबंध में निर्णय लेता है। उस राष्ट्र के सदस्यता के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है। अगर कोई भी राष्ट्र एक संप्रभु राष्ट्र है और वो IMF का सदस्य बनना चाहता है तो कार्यकारिणी सदस्य में अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा। जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो या समिति है वो इसको गवर्नर मंडल को सौंप देती है, और मतलब जांच पड़ताल करने के बाद, और जब सब कुछ IMF के अकॉर्डिंग ओके होता है तो इसको फाइनली अंतिम निर्णय कौन ले लेता है? गवर्नर मंडल, और फिर उस सदस्य को उस IMF का सदस्य बना दिया जाता है, और उन समितियों की सिफारिश के आधार पर उसको मतदान और कोटे का अधिकार भी दे दिया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, आवेदक राष्ट्र को IMF की सदस्यता प्राप्त होने पर, आवेदक राष्ट्र को IMF की सदस्यता प्राप्त होने पर कोटा निर्दिष्ट किया जाता है।
IMF की सदस्यता प्राप्त होने पर कोटा निर्दिष्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटा, सदस्य देश का कोटा IMF के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सदस्य देश का कोटा IMF के साथ उसके वित्तीय एवं संगठनात्मक संबंधों को, उसके वित्तीय एवं संगठनात्मक, सदस्य देश के वित्तीय यानी उसके वित्तीय एवं संगठनात्मक संबंधों को निर्धारित करता है, जिसमें अंशदान, मतदान, हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसमें अंशदान, मतदान, शक्ति तथा वित्त तक पहुंच शामिल है। अंशदान, मतदान, शक्ति तथा वित्त तक पहुंच शामिल है। अब ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंशदान, मतदान, शक्ति तथा वित्त तक पहुंच शामिल है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई सदस्य कंट्री है और आप IMF की सदस्यता लेना चाहते हैं, आपने अप्लाई किया, वहाँ की जो कार्यकारिणी समिति है वो जांच करेगी आपके उन सभी अहर्ताओं का जो IMF के लिए आवश्यक है। अगर उन सभी चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं तो आपको गवर्नर मंडल के पास भेज दिया जाएगा और फिर वो फाइनली निर्णय लेंगे कि आप IMF के सदस्य बनेंगे या नहीं। और अगर आप सदस्य बन जाते हैं तो आपका कोटा निर्धारित होगा कि आप कितना रुपया, कोटा मतलब है कितना रुपया आप उनको उनके पास जमा करेंगे, अपना अंश कितना दे रहे हैं, आप कितना योगदान कर रहे हैं, और जितना आप पैसा जमा करेंगे कोटे में, जितना आपका योगदान होगा उतना ही आप उसमें मतदान कर सकते हैं। जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा IMF में तो जिसका जितना ज़्यादा कोटा उसको इतना ज़्यादा वोटिंग राइट्स ज़्यादा जिसके पास होगा, जिसके पास पैसा कोष ज़्यादा जिसने जमा किया होगा। और इस समय सबसे ज़्यादा कोष किसका कोटा है? अमेरिका का। इसलिए ज़्यादातर निर्णय कौन प्रभावित करता? अमेरिका। इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें अमेरिका का दबदबा रहता है। तो अगर आपने वहाँ पे कोटा अपना जो भी निर्धारित किया उसी आधार पे आपको मतदान करने का मिलेगा, राइट, और उसी आधार पे आप उधार भी ले सकते हैं। बात समझ में? 3 बातें याद रखेंगे। आप जितने का आप कोटा जमा करेंगे उसी आधार पे आप वोट करेंगे और उसी आधार पे ही आपको उधार मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF में सदस्य देश का कोटा, अगला पॉइंट है। हाँ बेटी अगला पॉइंट, IMF में सदस्य देश का कोटा, सदस्य देश का कोटा कोष के निर्णयों में सदस्य देश की मतदान शक्ति के, कोष के निर्णयों में सदस्य देश के मतदान शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्य देश के मतदान शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्य देश की मतदान शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी चीज बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए आप लोग कि जितने का आप कोटा वहाँ पे प्राप्त करेंगे उसी आधार पे आप मतदान करेंगे और उसी आधार पर ही आप उधार ले सकते हैं। तीनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वही 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट बार बार ना लिखा के मैंने आपको समझा दिया है, बात समझ में आ गया होगा। हेडिंग कर लीजिएगा, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार मतलब SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्वेश्चन कई बार आया है। SDR क्या है, SDR किसके द्वारा चलाया जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हैं।
ड्राइंग ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेलिंग लिख लीजिए, DRAWING। नहीं, चलिए तो इसमें नोट कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट तक है क्या? टाइम हो गया? अच्छा, आप लोग टाइम देख के पढ़ते हैं। टाइम देख के नहीं पढ़ा जाता मेरे। जब पढ़ना शुरू कीजिए तो टाइम देखना भूल जाइए आप। ये मनीष को बहुत ज्यादा फंसा रहा है, कह रहा है मनीष का नाम लो। अच्छा, नरेश तो उसके पढ़ाई दोस्त करते समय टाइम नहीं देखना चाहिए। आप लोग तो जैसे टाइम होता है टीचर के बोलने से पहले ही कॉपी बंद करना शुरू कर देते। मैं तो लिखवाने जा रही थी, मोटिवेट करना पड़ता है। चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, विशेष आवरण अधिकार या शॉर्ट में लिख सकते हैं SDR। SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है। SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है। मतलब इसको लेकर के आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, आरक्षित है। ये मुद्रा परिसंपत्ति है जिसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में, जिसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्ष 1969 में सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से, विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से सृजित किया गया। पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से सृजित किया गया। अब ये फैक्ट समझ में आया कि जो आप वहाँ पे पैसा जमा करेंगे कोटे के रूप में, वो किस रूप में होगा? मोस्टली SDR, ज़्यादातर SDR की आरक्षित मुद्रा है ना, वो जमा रहता है, कोष के रूप में रहता है। तो ये कौन बनाया है? IMF। क्यों बनाया? कि अगर ज़्यादातर वहाँ पे लोग रुपया, डॉलर, जो है रेनमिनबी जो भी है, अगर वहाँ पे वो जमा कर देंगे तो फिर उनको कम पड़ेगा ना। जैसे RBI क्या करता है, सोने के रूप में रखता है ज़्यादातर, ताकि पैसे की तरलता में कमी ना आए। या बैंक जो है वो मतलब जो है सोना नहीं रखते, क्योंकि सोना आयात करेंगे तो महंगा होगा। लेकिन IMF को कंपलसरी है ना, कितने का सोना रखता है IMF? 200 करोड़ का रिजर्व उनके पास होना चाहिए। उसमें से कितना गोल्ड रहता है और कितना विदेशी परिसंपत्तियां रहती है? याद है कि भूल गए? IMF की RBI, अरे सॉरी, RBI, इंडिया RBI मैम शायद 15 करोड़ का। कितना? 15 करोड़। मैम हम बता रहे हैं 195 करोड़ का गोल्ड, 115 करोड़ का गोल्ड और 85 का विदेशी परिसंपत्ति। समझ में आ गया? भूल जाते हैं, कितनी बार बता चुकी हैं आपको। तो SDR बनाया है IMF ने। कब बनाया है? 1969 में। रीजन क्या है? रिजर्व मुद्रा के रूप में बनाया गया, जो मेंबर देश हैं उनको रिजर्व के रूप में रखने के लिए। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, विशेष आहरण अधिकार या SDR, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। SDR का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी। SDR का मूल्य प्रमुख 5 मुद्राओं की टोकरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, SDR का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है। 5 मुद्राओं की एक प्रमुख टोकरी पर आधारित है, जिनमें अमेरिकन डॉलर या अमेरिकी डॉलर, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीनी रेनमिनबी, यूरोपियन का यूरो, रेनमिनबी
रुपया चलाया है रेनमिनबी, चीनी रेनमिनबी, या इसी को युआन भी कहते हैं। युआन। हाँ, युआन, चीनी युआन या युआन, कमा जापानी येन तथा ब्रिटिश पाउंड शामिल है, तथा ब्रिटिश पाउंड शामिल है। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट हैं, और मैं कल सबसे सुनूंगी भी, इंडिविजुअल भी सुन सकती हूँ। जो लोग अभी तक नहीं बोल रहे थे अब उनको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्लास खत्म होने वाला है। तो जाते जाते सबको बुलवा के जाऊंगी, तो अच्छे से आप लोग रिवीजन करके आइएगा। मैम एक दिन फंक्शन करवा दीजिए। क्या चीज़? एक दिन फंक्शन करवा दीजिए, कैसा? सब लोग बोल देंगे मैम, तब सब लोग बोलेंगे। अच्छा, इंतजार में रहते हैं ना कि कोई ठीक ऑप्शन मिले। है, वो दिन भी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, तैयार रहिए हम लोग। तो कल मिलते हैं, आप लोग बोर हो जाए।